बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के हवाले से आज न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश है। मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा खान और मैं हूं करतुल बख्श। नाज़रीन, इलेक्शन की बात की जा रही है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं, चाहे वो हल्के की सूरत हाल हो या आवाम के मसाइल हो या वोट का तस्करा क्यों ना हो, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर चलें और लोगों तक वो मैसेज पहुँचा सकें। इलेक्शन का अरीबा तबल बच चुका है क्योंकि सियासी गहमा गहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अवामी नुमाइंदे इंतखाबी दंगल में उतर चुके हैं। बेरोजगारी और महंगाई को जड़ से ख़त्म करने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, पानी और गैस घर घर तक पहुंचाने के दावे ज़ोरों शोर से किए जा रहे हैं। इलाज और तालीम मुफ्त फराहम करने के दिल फरेब ख्वाबों की पटारियां भी खोल दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली बार मुंतखब होकर जो हमारे नुमाइंदे आए थे वो लोग ये वादे तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो ये तमाम जो वादे हैं वो हवा होते हुए दिखाई देते हैं और वो उनकी यादाश्त हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो खो गई है और जो आवाम से किए हुए वादे होते हैं वो कहीं ना कहीं भी खोकर रह जाते हैं। ऐसे में जो हमारी आवाम है अरीबा, उनका एक ज़रूरी क्या चीज़ होती है? वोट, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर इस्तेमाल अगर आवाम जो है वो ठीक तरीके से करे तो उनका एक एजेंडा होता है, एक हम कह सकते हैं कि एक उनकी आस होती है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को एक अच्छा जो है वो वोट कास्ट करके अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। बिल्कुल कुरत, क्योंकि वोट जो है वो सिर्फ महज एक पर्ची नहीं है, वो आपका मुस्तकबिल है, वो आपका मुस्तकबिल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। तो जब भी आप वोट कास्ट करें, 8 फरवरी को आम इंतखाबात का दिन है, अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत ध्यान से और सोच समझ कर, क्योंकि आपके मुस्तकबिल का फैसला आपके हाथ में है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं अरीबा के वोट हमारा जो हक है उसको हम तरीके से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि सियासी नुमाइंदे तो बहुत सारे दावे और वादे करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनकी सूरत हाल देखते हैं इक़्तिदार में आने के बाद तो वो कुछ और नज़र आती हैं, यानी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और आवाम जो आस लगाई बैठी होती है, जो उम्मीदें बांधी बैठी होती है, वो कहीं ना कहीं पानी होती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि बिजली, गैस, पानी ये ऐसी बुनियादी ज़रूरियात है कि हर हल्के की ज़रूरत है, हर आवाम की ज़रूरत है। बिल्कुल कुरत, ऐसे तो 300 यूनिट फ्री बिजली देना और महंगाई को ख़त्म कर देना, ये बातें तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। हर दफ़ा जब भी इंतखाबात होते हैं तो सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं, वोटर्स को राग़िब करने के लिए अपनी तरफ काफ़ी सारे दावे करती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद क्या होता है। इस वजह से जब भी आप वोट कास्ट करें तो यही बात हमने पहले भी की कि ध्यान में रखिए कि क्या ये दावे और वादे पूरे भी हुए या फिर नहीं। बिल्कुल, और जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर हमारी जो इंतखाबात का जो सिनेरियो होता है या उसका एक पोजीशन होती है वो आवाम एक माइंडसेट के साथ चलती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो है वो एक मैदान में आ चुकी हैं और सर जोड़ कर बैठ चुकी हैं कि अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा रही है और उसके बरक्स देखा जा रहा है कि कौन जो है वो ज़्यादा अल्फाजों के तीर भी चला रहा है। क्योंकि अमूमन हमने देखा कि तनकीद तो बड़ी ज़रूरी होती है, चाहे वो जलसा गाह के अंदर हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हो, लेकिन मकसद हमारा ये होता है कि आवाम को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है या आवाम को कितने फ़ायदे पहुँचाए जा रहे हैं, क्योंकि मकसद आवाम का सिर्फ ये है कि हमारी जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, और हम जो हैं सियासी इत्तेहाद बनते और बिगड़ते भी देख रहे हैं। कल तक जो सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों पर तनकीद करती आ रही थी, वो आज दूसरी सियासी जमात के वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए भी बयान दे रही हैं। आपको बताएं, अगर NA 242 के हवाले से, तो फिर इस वक्त हमारे साथी एंकर शर्जील अरशद वहां पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल, जो कि पिछली बार भी इस इलाके से मुंतखब हुए थे, उनका दावा यह है कि उन्होंने 22 अरब के तरक्याती काम मंजूर करवाए हैं। ये मजीद बताएंगे हमारे साथी एंकर शर्जील अरशद। शर्जील, बताइएगा कि ये दावे सच में साबित भी हुए या ये दावे सिर्फ दावे की हद तक ही रह गए? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं NA 242 बल्दिया टाउन में और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो टिकट होल्डर कादिर मंदोखेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी उन्होंने इलेक्शन जीता था यहाँ से, एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें टिकट दिया गया है। लोगों के यहाँ पर जो हमने गुफ्तगू की उनके बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब जो है उनका दावा है कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम भी किए हैं। क्या तरक्याती काम किए हैं? पीपल्स पार्टी एक अरसे से सिंध में बरजमान है, अब मेयर भी पीपल्स पार्टी तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी से कराची के लिए? उन्हीं से बात करते हैं। कादिर साहब, कहा जाता है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में बरजमान है, अस्पताल उस तरीके से बेहतर काम नहीं करे, बुनियादी जो सहूलियात हैं वो आज भी उससे महरूम है, गैस का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है और अब जो है वो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया है। तो इस दफ़ा आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है?
کیا اقدامات کیے جائیں گے ان تمام تر چیزوں کو ختم کرنے کے؟ پہلی بات تو یہ کہ 15 سال جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہاں آدھے سے زیادہ ایم کیو ایم اتحادی تھی اور 35 سال سے حکومت تھی، ہر حکومت میں ایم کیو ایم شامل تھی. نمبر ایک بات. دوسری یہ NA 242 دو پارٹ پہ ہے، ایک پارٹ پرانی آبادی، ایک نئی آبادی. پرانی آبادی یہ ہے جو 40-50 سال پرانی آبادی ہے یا پاکستان بننے کے بعد ہے، اور نئی آبادی یہ ہے جو بعد میں یہ پہاڑ نما علاقہ ہے جو آباد ہوئی ہے. یہ گلشن اقبال یا ڈیفینس نہیں ہے جہاں انفراسٹرکچر سیوریج پانی کی گیس کی لائنیں پہلے بھی چاہیے جاتی تھی، بعد میں آبادی، یا جس کو جو پلاٹ 5-10 ہزار میں خریدی وہاں گھر بننا شروع کر دیے. تو 22 مہینے کے لیے میں نے بنا تھا. 22 مہینے کے پہلے جو بلدیہ ٹاؤن ہے اور آج بلدیہ ٹاؤن ہے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے دودھ کے نہر 9 ارب 20 کروڑ کے ترقیاتی کام منظور کرائے، یونیورسٹی منظور کرائے. جس روڈ پہ آپ کھڑے یہ ڈبل روڈ بنا ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا روڈ بنا ہے. اور یہاں پیپلز بس سروس بھی چلے گا. یہاں 2 ارب روپے کا گیس کا میگا پروجیکٹ 12 انچ کا منظور کرا چکا ہوں. اب مین روڈ پہ تختی لگی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ڈبل روڈ احتیاط یعنی جو NA 242 کے مین 2 شہر روڈ ہے وہ میں نے سیوریج سسٹم کے ساتھ 50 کروڑ کی لاگت سے بنایا، جو تاریخ میں اتنی کوالٹی والا روڈ کبھی نہیں بنا. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ کے میں نے 1 نہیں 10 سینٹر منظور کرائے. ابھی منظور کرائے 2-4 مہینے پہلے، جب اس سے پہلے یہاں کوئی سینٹر نہیں تھا. بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے 15 دن پہلے کا اعداد و شمار جو میرے پاس ہے 50,000 سے زیادہ غریبوں کے رجسٹریشن میں کرا چکا ہوں، ان کا پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں اوپر ڈبل روڈ ہے، سنگل روڈ آپ آئے ہوں گے، وہاں سنگل روڈ ہے، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. 68 کروڑ کے لاگت سے میں نے NHA سے منظور کرایا اور جہاں 4 برج بنیں گے. اس کے علاوہ 5 ارب 20 کروڑ کی گیس کی لائنیں جہاں 40 سال پرانی لائنیں زنگ آلودہ ہے، میں نے کمپریسر مشین چلوایا مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ چینج کرا رہا ہوں. اور نئی آبادی میں نئے لائنیں 24,000 میٹر کے ساتھ لگوا رہا ہوں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے اعتراض کیے DRO اور RO کے سامنے کہ پیپلز پارٹی کا قادر خان مندوخیل ترقیاتی کام کرا رہا ہے. تو خود تو اپنا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گیا، مفتاح وزیر خزانہ بن، 1 روپے کام گنا. یہ میرے ترقیاتی کام پہلے سے جو منظور تھے وہ چل رہے تھے. DRO نے یہی جواب دیے کہ یہ آن گوئنگ اسکیمیں ہیں، یہ اس پہ پابندی نہیں ہے، نیا اسکیم نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ K5 منصوبہ میں نے منظور کرایا 50 ارب روپے کی لاگت سے، جیسے K4 منصوبہ ہے اس طرح K5 اب ڈیم سے آئے گا. اور شہباز شریف صاحب نے عین ٹائم پہ انکار کر دیا فنڈ دینے سے. منصوبہ منظور کرا چکا تھا میں. اس کے علاوہ پانی کے 50 کروڑ کی لائنیں انٹرنل وہ منظور کرا چکا ہوں. اس کے علاوہ ہر یونین کوسل میں آپ کو سیوریج کے میگا لائن 18 انچ 24 لائنیں بچھا چکا ہوں. اس کے علاوہ بیت المال سے کئی لوگوں کو معذور لوگوں کو چیک دلا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ 20 کمیونٹی سینٹر میں نے منظور کرایا، فنڈ آ چکا ہے، ٹینڈر آ چکا ہے. الیکشن کمیشن کی پابندی کی وجہ سے وہ شروع نہیں ہو سکے. 4 اسٹیڈیم بنا رہا ہوں PWD کے فنڈ سے، وہ ایک الگ ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ 22 مہینے ٹوٹل میرے پاس مینشپ تھی، جس میں اسمبلی بھی ٹوٹ گئے اور جو حکومت کا ہم حصہ تھا، میں وزیر مشیر نہیں تھا. شہباز شریف کو اللہ نے وزیر اعظم بنایا آصف علی زرداری صاحب کے تعاون سے. میں 342 میں ایک ممبر تھا. میں نے 9 ارب 20 کروڑ کے اور باقی یہ یونیورسٹی وغیرہ جو منظور کرائے وہ الگ ہے. شہباز شریف صاحب نے 1 روپے کا کام اگر کیا تو آپ ثابت کر لے، میڈیا پہ ان کے نمائندوں کو بلاؤ، میں دستبردار ہونے کے تیار ہوں. ویسے شہباز شریف صاحب کیوں دستبردار ہو یہ آپ کو نہیں پتا. جب MQM کا اور مصطفیٰ کمال کا اور شہباز شریف صاحب کا احتیاط اس NA پہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد یہ دستبردار ہو گیا. اس کی وجہ یہ میں نے اس کو نائل قرار دینے کے لیے، جیسا فیصل واڈا کو نائل کے، اس طرح اس کے کاغذ غلط تھے، منی لانڈرنگ، پیسے چھپانا، ایز اے پرائم منسٹر جو ہے نا شو نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ ان کا تائید کنندہ اور اٹارنی ایک آدمی تھا. اس وجہ سے وہ نائلی سے بچنے کے لیے وہ دستبردار ہو گئے، ورنہ MQM تو منتیں کر رہی تھی ان کے سامنے دستبردار ہونے کے نہیں ہوا. آج اس وقت پورے پاکستان کی سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی کے امیدوار یعنی قادر خان مندوخیل کے خلاف کھڑے، اور انشاءاللہ اس وقت میں نے جو PDM کو پوری شکست دی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کو چھوٹے نمبر پہ بھیج دیے. آج الحمدللہ میرے پاس اربوں روپے کی اسکیم ہے، میں نے کام کیے، لوگوں کے بیچ میں دن رات بیٹھا ہوں، غمی خوشی میں ہے. آج انشاءاللہ جتنا مصطفیٰ کمال صاحب ووٹ لیں گے اس سے ڈبل ووٹ انشاءاللہ لے کے دکھاؤں گا. صاحب ویسے اگر بات کی جائے گیس کی اور یہ روڈ وغیرہ کی، تو یہ بلدیاتی کاموں کے آتے ہیں کہ وہ محکمے کام کروائیں، لیکن ایک عرصے بعد بھی آج بھی سندھ کی عوام جو ہے وہ یہی بات کرتی ہے. اور کراچی میں چونکہ آپ یہاں پہ کھڑے میں آپ نے کام کروایا ہے تو آپ اس بات کو تائید بھی کر رہے ہیں کہ میں نے کام کروایا ہے. کب تک انہی مسائل کے اوپر روتے رہیں کہ ہم نے تمہیں گیس دے دی؟ بہت اچھا سوال کیے. جو شہری جیسا بلدیات کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، یہ محکمے 35 سال میں MQM کے پاس تھے.
हमारे पास तो अभी पिछले जो 15 साल में भी आधे उस थे। बल्दियाती अदारे जो मेयर कराची या टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन तमाम पीपल्स पार्टी का आ गए, अभी 8 महीने 10 महीने पहले के। अब सोचो 8-10 महीने पहले की जो लोग है तो वो कैसे काम करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको काम गिने ये मैंने अपने गिनवाए। जो बल्दियाती अदारे काम करे वो अलग है, जो टाउन चेयरमैन करे वो अलग है, जो पीपल्स पार्टी की तंजीम करे वो अलग है, जो सिंध हुकूमत की वो अलग है, जो मेयर कर रहा है वो अलग है। तो आप मुझे बता दो, अब तो अदारे हमारे पास है जो 35 साल में नहीं थी। मेयर कराची पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमारा है, तो अब तो उनका 8 महीने 10 महीने गुजर चुका है, अभी तो उनके 3 साल बाकी है। तो ये काम करेंगे। 3 साल बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँगा, यही वीडियो आप उठा के देख लेना, आपको मैं बताऊँगा। बल्कि 3 साल भी छोड़िए, 22 महीने पहले जो मैं एमएनए था और आज मैं दोबारा उम्मीदवार हूँ। पीपल्स पार्टी ने तीसरी मरतबा मुझे टिकट से नवाजा है, मैं क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, कोई वजह तो होगी। और उसके अलावा जब इस्लामाबाद में जब मुलाजमीन के कमेटी का मैं चेयरमैन था, वहाँ 4 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन को कच्चे को पके कराए, 50,000 से ज़्यादा मुलाजमीन जो नौकरी से निकाले गए थे वो कराए, रिइंस्टेट कराए। और उसके अलावा HSC के 54,000 मुलाजमीन की सीनियरिटी और मुख्तलिफ अदारों के जो सीनियरिटी के इशूज़ थे वो 1.5 लाख से दरख्वास्तों पर मैंने फैसले दिए। वो इस्लामाबाद में अलग है, जो मैंने असम्बली में पिछले 16 महीने या 22 महीने आप गिन ले जो मैंने कर, ये मैंने अपने हल्के का आपके सामने गिनवाया। यही सवाल आप मुस्लिम लीग नून के सामने रख लें कि अगर 1 रुपये का काम शहबाज शरीफ आपने एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म किया है तो मैं खुदा की कसम दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। यही सवाल मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के सामने रख रहा हूँ। आपकी 35 साल हुकूमत में सिंध में अलग, 14 साल गवर्नर आपका अलग, और पिछले हुकूमत में 3 वज़ीर जो मैं एमएनए था और वो 3 आपके वफाकी वज़ीर थे। आप मुझे 1 रुपये का काम बता दो जो आपने किया है, उसके बावजूद आप कहेंगे आवाम वोट देंगे। यहाँ 259 लोगों को बल्दिया फैक्ट्री में किसने जलाया, यहाँ बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, ये कौन करा रहे थे, सबको पता है। यहाँ पुरअमन इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 22 महीने के टेनोर में यहाँ मैंने कोई लिसानी फसादात नहीं दिए। मैं हर कटर से कटर मुखालिफ के पास पहुँचाऊँ और वहाँ पर मैंने सुलह की कोशिश की और उनको रफा दफा किए मामला को। कादिर मंदुखेल NA 242 इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बल्दिया टाउन में। कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर काम किए हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट करवाए हैं, और अगर आवाम इस बार भी एतमाद का इजहार करती है तो मज़ीद इनके लिए डेवलपिंग काम करवाए जाएंगे। आवाम से ही जानेंगे कि वो कादिर मंदुखेल से कितना खुश हैं, आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। NA 242 इस वक्त हम लोग बल्दिया टाउन में मौजूद हैं, आवाम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं कि वो इस दफ़ा किसको वोट देंगे। इंशाल्लाह कादर खान मंदुखेल साहब है, इंशाल्लाह इनसे ही हमें उम्मीद है। अच्छा, नौजवान कह रहे हैं कि इससे पहले हमने PTI को वोट दिया था, कारकर्दगी नज़र नहीं आई, इस दफ़ा हम कादिर खान मंदुखेल NA 242 औरंगी टाउन में उनको वोट देंगे। इतना काम जितना कादिर खान मंदुखेल साहब ने 1.5 साल में कर दिया, शायद किसी MNA MP ने जो ना तकरीबन 20 साल में 15 साल में किए हों। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। NIC बना हुआ है? NIC नहीं बना हुआ, अबू क्या बोलेंगे। अच्छा, इनका NIC नहीं बना हुआ, लेकिन ये भी वोट डालने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। सर हमें वोट किसी को भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए नहीं देंगे, इन लोगों ने कभी हमारे लिए सोचा ही नहीं, आवाम के बारे में क्या नहीं सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। क्या मसाइल हैं? मर जाएं तो ये हमारे जनाजे पे नहीं आते। कोई भी हो उसके किसी का नाम नहीं लेते हूँ, बस कोई भी किसी का काम नहीं करता है। आवाम मर रही है, पिस रही है। आपने किससे रब्ता किया? हमने किसी से भी रब्ता नहीं किया। तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका काम है? काबिल ही नहीं है, ये रब्ते के काबिल ही नहीं है। इंशाल्लाह देखें जो बेहतर है इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे हम लोग। कौन बेहतर है इस हल्के के लिए? किसने काम किया? सर जी हल्के के लिए तो वैसे पीपल्स पार्टी ने भी काम किया और दूसरे से भी किया। अभी एक कोशिश यही करेंगे कि अपना पीपल्स पार्टी को ही देते हैं इंशाल्लाह। जितना पूरे बल्दिया टाउन में लियाकत अस्कानी साहब ने और कादर मंदुखेल साहब ने तवज्जो दी है, हमारी ज़िंदगी में शायद ही किसी पार्टी ने तवज्जो दी हो। इससे पहले पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, उन्होंने भी हमारे बल्दिया टाउन का बेड़ा गर्क किया, खासकर गुलशन गाजी का ना। किसी को भी नहीं देगा। क्यों? सब नाल है। क्या वजह है? वोट का हाल नहीं है कोई इसके साथ, ये तो खुद खाने के चक्कर में है सब। सिर्फ ये कादर खान फिर भी अच्छे है। जितने भी आज देखें आप, आज अब तक जितने भी जलसे हैं, सारी पार्टियों के सरबराह क्या कहते हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो भाई हमारा मसला तुमको छोड़ना नहीं, हमारा मसला बेरोज़गारी है, हमारा मसला अमन व अमान है, हमारा मसला मैशियत है, हमारा मसला तालीम है, पानी है, रोड हैं, सड़कें हैं। ये प्रोग्राम कोई भी नहीं देने के लिए तैयार है। इस इलाके के लिए किसी ने भी काम नहीं किया सिवाय मुत्तहिदा ने। हाँ, इसके अलावा किसी ने काम। तो मुत्तहिदा के 2-3 प्रोजेक्ट बता दें। ये तकरीबन रोड बनाए, ये इस इलाके में शादी हाल बनाए, सीवरेज का काम किया,
को काम करने नहीं दिया। यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल अगेंस्ट में खड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी के और दस्तबरदार हो गए हैं शहबाज शरीफ उनके हक़ में। दीगर लोगों से ही बात करते हैं। पता नहीं बेटा, बड़े वाले जो बच्चे हैं लिखे पढ़े हैं वो देंगे, मैं भी दूँगी, जो अच्छा काम करने वाला हो उसको ही दूँगी, जो अपने इलाके का ख्याल करने वाला हो। वोट तो ज़मीर का होता है, जिसको दिल किया उसको वोट देंगे, लेकिन हमारे इलाका गुलशन गाजी का 20 साल से पानी बंद किया हुआ है। आगे वाली एरिया में आ रहा है पानी, पीछे वाले एरिया में पानी आ रहा है। सिर्फ गुलशन गाजी इलाका जो है वो 20 साल से पानी से महरूम है। अपना ही पानी हम लोग पैसों से ख़रीद के लाइनों में लग के ले रहे हैं। आपसे ये बात की थी, देखो MNA का ऑफिस सामने है और हालत देखो उनके सामने की क्या हालत है, तो ये अपना वो सफाई नहीं करवा सक रहे हैं तो बाकी क्या काम करें। ये तकरीबन 45 साल से, अभी से नहीं 45 साल से, और हम पीपल्स पार्टी का कारकुन था 2008 में। 2009 के बाद मैंने पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया। वो कहते हैं कि जो इस इलाके के लिए काम करेगा उनके लिए उन्हीं को वोट देंगे, और एक अरसे से वो कह रहे हैं कि अब नए चेहरे सामने आने चाहिए। लेकिन 8 फरवरी को ये लोग वोट देंगे और अपने इलाके के लिए किसको मुंतखब करेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा है कि उनकी जानिब से बहुत काम करवाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए गए हैं और ख़वातीन के लिए भी काम किए गए हैं। आने वाले वक्त में भी उनके ख़यालात हैं कि वो इसी तरह इलाके के लिए काम करेंगे। लेकिन 8 फरवरी को ये इलाका अपने लिए किसको मुंतखब करेगा, ये 8 फरवरी को ही मालूम होगा। बिल्कुल अरीबा, साथी एंकर शर्जील अरशद ने जो हल्का कवर किया और उसके अंदर लोगों के मसाइल बताया और साथ अवाम बड़ी मायूस दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं कास्ट करेंगे, काफियों ने कहा कि हम अपनी पसंदीदा जमात को वोट कास्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे मिला जुला जो रद्द-ए-अमल आता है उससे अवाम के तासुरात भी बयान होते हैं कि किस तरह से माजी में उन्होंने काम किया जो मुंतखब नुमाइंदे थे, और आगे जाकर उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है, क्या वो उस पर पूरा उतरेंगे या नहीं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो मुंतखब हो जाते हैं नुमाइंदे, वो पहले तो ये बात करते हैं कि हम काम करके दिखाएंगे, हम ये करेंगे, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो वो वहाँ से गायब होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ही मुंतखब होने के बाद कराची के ज़िला बस्ती की अगर बात करें तो वहाँ तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। सूबाई असम्बली के हल्का PS 130 के उम्मीदवार रिजवान इरफान का कहना है कि ताजिर बरादरी के साथ अवामी मसाइल को हल करेंगे। हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सफदर, क्या कहना है उनका और अवाम के लिए क्या क्या वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो? पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से ना सिर्फ सियासतदान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो ताजिरों और सनतकारों की भी दिलचस्पी काबिलियत दीद नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं PS 130 के उम्मीदवार रिजवान इरफान, जो ताजिर बरादरी की मौसर आवाज़ समझे जाते हैं। इनसे जानते हैं क्या सोच के मईशत से सियासी मैदान में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सब क्या कहेंगे, ताजिर हैं, कारोबार कर रहे थे, एकदम सियासत में आ गए? जी देखिए, हम बिजनेस पॉलिटिक्स तो हो रही थी हमारी, मैं सदर भी हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का। देखिए, हमने काम किया कराची में ताजिरों के लिए, अब चाहते हैं अपने इलाके में काम हो, अपने इलाके के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल वो हल करें। जैसे हम जहाँ विज़िट किया, सबसे मुलाकात की, पानी का मसला है उनका, सीवरेज का मसला है, सफाई का निज़ाम है, रोड्स हैं गलियों की। उस सिलसिले में हमने जो है डॉक्टर साहब ने वहाँ काम किया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तकरीबन कोई 19 अरब रुपये का काम हुआ, जो मेन रोड्स थी वो बनाई गई, इसके अलावा जो नाले थे वो बने, सीवरेज हुआ। हमने देखा कि जो टैक्स के मामला थे, जो कारोबारी मामला थे, उसके अंदर भी आप पेश रहे ताजिरों की रैलियों, जलसों जुलूसों में, तो क्या पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद ताजिरों के मसाइल पे भी तवज्जो देंगे? बिल्कुल, जो हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, तो एक जब ताजिर जो है असम्बली में जाएगा तो उनकी आवाज़ भी बुलंद होगी, उनके मसाइल भी हल होंगे और उनके जो प्रॉब्लम है वो जो है वो वहाँ डिस्कस भी होगी। और इंशाल्लाह कौन से अहम मसाइल ताजिर बरादरी के वहाँ उठाएंगे, हल करेंगे? देखिए, मेन मसला जो है, इसके अलावा जो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, उसके लिए कोई ऐसा कोई लाएमल बनाएंगे कि ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ हो। लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे, आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, ये देही और शहरी का जो फ़र्क है ना, वो हम मिटाएंगे और जो है रियासी सियासत को ख़त्म करके एक तामीरी सियासत करेंगे, खिदमत की सियासत को। इस वक्त PS 130 के उम्मीदवार रिजवान इरफान हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट में मुंतखब होने के बाद न सिर्फ अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों का आगाज़ करेंगे, बल्कि ताजिर बरादरी की भी मौसर आवाज़ बनकर सामने आएंगे। PS 130 के उम्मीदवार चाहते हैं कि वो आम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, अपने इलाके के लिए काम करें। अब देखना यह है कि वो इसमें कितने कामयाब होते हैं। कुरान, जहाँ पर बात आती है सियासत की, तो वहाँ पर सियासी कानूनी पहलुओं को भी हम नहीं भूल सकते। इसलिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं माहिर कानून वक्कास अब्रेज साहब। उनसे आम इंतखाबात से जुड़े और कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं। वक्कास साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को अपना खुसूसी वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आम इंतखाबात से कबल बाज़ उम्मीदवार की पकड़ दकड़ भी जारी है, जैसा कि आज के हालात जो हैं आपको मालूम है।
तो ऐसे में क्या उनकी साख पर कोई कानूनी सवाल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 218 के तहत तो आइन उनको एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोक करता है कि वो फ्रीली फेयरली जस्टली इम्पार्शली इंतखाबात का इनकार करें। बस वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2018 के इलेक्शन को सामने रखें या 13 के इलेक्शन को सामने रखें तो दोनों तरफ हम देखें तो 2013 के अंदर भी धांधली का शोर मचाया गया 35 पंचर का, और इसी तरह 2018 के अंदर आल दो कि एक सियासी जमात की साख को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई या दीवार में चिपकाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके जितने कैंडिडेट्स थे या उनके जितने भी कारकुनान थे उनको इस तरह उनकी पकड़ धकड़ या उनकी इस तरह गिरफ्तारियां या उनको इस तरह हरासा करना अपनी पार्टियों या वफादारी में तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हमारे प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी की साख को मजबूर किया गया, उसको दीवार के साथ लगा दिया गया, व्हाट्सएवर द रीजन इज दैट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आइन के आर्टिकल 218, 224 और 24A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और मोस्ट स्पेसिफिकली चीफ इलेक्शन कमीशन की एक जिम्मेदारी थी कि आप फ्रीली फेयरली जस्टली इम्पार्शली एक आज़ादाना माहौल के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए इंतखाबात कराएं। मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान के अवाम में से जाएं, और आपने आज भी मेरे ख्याल में ये सारा अवाम से पूछा, हल्कों में गए कॉन्स्टिट्यूंसीज को जुरिसडिक्शंस को कवर कर रहे हैं, और अवाम मेरे ख्याल में आप उनसे ये सादा सा सवाल पूछें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट कलर क्रीडेंस स्टेटस। तो मेरा ख्याल है कि उनका यही जवाब है कि नहीं दी गई। तो जब तक आप तमाम कैंडिडेट्स को इक्वल क्राइटेरियन पर इक्वल पेडेस्टेरियन के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो ज़्यादा ना माहौल फराहम नहीं करेंगे। इस इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और थ्योरी राइज की जाएंगी, और आप देखेंगे कि हमने 2013 के इलेक्शन के बाद 125 दिन का धरना देखा। अगर यही पॉलिटिकल पार्टी जिसको दीवार के साथ लगा दिया गया, कल कला इनके लिए हालात वाक़ियात बदलते हैं और जिससे बाहर आते हैं, इनके केसेस मिनिमाइज होते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान में देखेंगे कि पॉलिटिकल अनार्की भी होगी, तशद्दुद रवैये भी होंगे, एहतजाज भी होंगे, जलाओ गिराव भी होंगे, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का हिस्सा रहा है और रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और एट द सेम टाइम जो इलेक्शन कमीशन का अदारा है, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि आप तमाम कैंडिडेट्स को, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में है, वो किसी जमात के साथ अलाइनमेंट में, और जितने भी कारकुनान है, देखिए कारकुनान का जलसे जुलूस करना ये जमहूरियत का हुस्न है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कबूल करना, राइट टू वोट को रिस्पेक्ट करना और ऑनर करना, दिस इज अ फंडामेंटल राइट फॉर द सिटीजन ऑफ स्टेट। अगर आप आवाम के बुनियादी हकूक को, जो उनका राइट टू वोट है, उसको डिस्पर्स करेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, कोई शख्स वोट देने जाता है, कंपेन करने जाता है, जलसे जुलूस के लिए जाता है, तो हमारे आइन के अंदर जो आर्टिकल 9 से 28 तक और 28 से 30 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मेरे ख्याल में आप उसे सबोताज करने जा रहे हैं, डिस्टॉर्ट और डैमेज करने जा रहे हैं। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कल कला इस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन राइज ना हो, जिस तरह हमने देखा, चाहे वो 88 में इंतखाबात हो, 90 से 93 वाले हों या 97 वाले हों, 2013 या 18, तो हर दफ़ा कभी 35 पंचर का रोना रोया गया, कभी सिलेक्टेड और इलेक्टेड का राग अल्पा गया। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हम अपनी नस्लों को और जमहूरी तकाज़ों को पूरे करते हुए इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, तो मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल प्रोटेस्टेरियन पे आपको इंटरटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से वकार साहब ने बताया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़रूरी होती है तमाम तर उम्मीदवारों के लिए। इस तरह से अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान भी होगा। अच्छा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभी माहिर नजूम आगा बहश्ती साहब। आगा साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, 8 फरवरी इंतखाबात का दिन, आम इंतखाबात वाले दिन में सियासी सितारों की किस्मत का हाल कैसा दिखाई दे रहा है? जी, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो सितारों की जो गर्दिश है, बज़ाहिर तो 8 फरवरी को जो सितारों की जो मूवमेंट है, उसमें कुछ अभी तक ये आने वाले 2-4 दिन या इस हफ्ते बहुत अहम है। अगर ये हफ्ता खैर से गुजर गया, आने वाला हफ्ते, तो फिर यकीनी तौर पर इलेक्शन होंगे। अभी भी क्योंकि जो 8 फरवरी के जो सितारे हैं, उसमें जो बात नजर आ रही है, वो अभी भी कुछ न कुछ मसाइल मुश्किल के एक घर बैठा हुआ जो नहस पर है, तो पता नहीं वो क्यों बैठे। इस बुनियाद पर हम ये फैसला कर रहे हैं कि शायद अब भी कोई न कोई मसला या कोई परेशानी सितारे के घर में 8 फरवरी में है, जिससे इलेक्शन में कुछ न कुछ मामलात या कोई न कोई मामला गड़बड़ होने के इम्कानात अब भी मौजूद नजर आते हैं। अगर ये हफ्ता खैर से गुजर गया तो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे
और आने वाले वक्त यकीनी तौर पर जो सियासी सरगर्मियां हैं मजीद तेज होंगे। अच्छा आगा साहब, आम इंतखाबात में उन आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं जिनसे उनकी पार्टी का निशान ले लिया गया, और वो क्या उसके बाद किसी अपनी पार्टी में वापस जा सकेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि तारीख के अंदर ये आप अभी आज टीवी नोट करके रखिएगा, और सुनने वालों के और देखने वालों से भी यही दरख्वास्त है कि तारीख में ये जो पार्टियों से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे और पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होगी। बाकी रह गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, शायद कुछ टूट भी जाए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे। बाकी रहे 8 फरवरी के जो मामलात है, वो इलेक्शन होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में कोई कबूल करेगा इलेक्शन को, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टियों को जब हम नजर दोहराते हैं तो सितारों में बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ मसाइल पाकिस्तान के घर में आज भी गर्दिश मौजूद है। सियासी बदअमनी, सियासी मसाइल, सियासी मुश्किलात और इलेक्शन को कबूल न करने का सिलसिला रहेगा। इससे पाकिस्तान के ऊपर नुकसान, और उसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं, बिजली, पेट्रोल, महंगाई और मसाइल और मुश्किलात में पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। आप दुआ करिए, मेरी पेशेंगोई गलत है, अलबत्ता इल्मी राय ये है कि अब भी पाकिस्तान मुश्किलात और मसाइल पे जिस तरह गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान चला आ रहा है उसी तरह आगे भी नजर आ रहा है। नहीं आगा साहब, हमने आपकी पेशगोई लिख ली है और ये उम्मीद हम भी करते हैं कि आपकी पेशगोई गलत साबित ना हो। आगा साहब, ये जरूर बताइएगा कि आपको इंतखाबात के बाद किसी एक जमात की सादा अक्सरियत से हुकूमत बनती नजर आ रही है, या फिर ये एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी? जी बिल्कुल, इत्तेहादी हुकूमत नजर आ रही है, और इसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर छोटे जमातों के साथ मिलजुल कर ये हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, और ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल मखलूत हुकूमत की शक्ल नजर आ रही है। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि शेर और तीर इस वक्त तो दोनों ही एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? क्या शेर और तीर अगली हुकूमत में इकट्ठे होंगे? ऐसा वक्त आएगा कि वो इकट्ठे हो पाएंगे? मिल के चलेंगे, और मिल के ये वक्ती तौर पर अपने अपने जो वोटर हैं उनको खींचने के एक सियासी हरबा है। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों कोई दूर है, बल्कि करीब है। पस पर्दा मामलात भी शायद तय किए हो। जब हम 8 फरवरी के बाद 3, 4, 5 दिन में जब जो सिचुएशन या इलेक्शन के मामलात को देखते हैं तो दोबारा इनकी मोहब्बतें एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल आगा साहब ने दुरुस्त कहा अरीबा कि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि इलेक्शन का वक्त नज़दीक आता है तब तो एक तनक़ीद की बारिश हो रही है, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ये लोग एक साथ भी बैठते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है और फिर ये लोग इसी तरीके से फैसले भी करते हैं और एक साथ एक पेज पर चलते भी हैं। जैसे कि हमने PDM की मिसाल देखी, चाहे वो शेर हो या पीपल्स पार्टी हो, एक ही साथ जो है वो मौजूद थे। और जिस तरह से हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, आगा साहब ने भी बयान किया कि हमेशा से हमने देखा कि सियासत का दायरा कार कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देता है और आइंदा साल भी हम यही जो है वो एक्सपेक्ट करें कि चेंज होता हुआ दिखाई दे। आगा बहशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर दीगर बातें भी हम कर रहे हैं, लेकिन साथ आपको एक खबर भी देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बता दें कहाँ लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद से। जी अफजल, बताइएगा किस बुनियाद पर उमर असलम को इजाज़त मिली है? हाँ जी, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम जो कौमी असम्बली के हल्के अल्म-ए-इख्तिसासी खुशाब से इंतखाबात में उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिससे ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिए थे। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अपील दायर की थी, जिस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो PTI के रहनुमा है उमर असलम, उनको जो है आम इंतखाबात में जो है हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी और कहा है अपने हुक्मनामे में कि इलेक्शन लड़ना जो है हर किसी का बुनियादी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बता दे कहाँ लिखा है। जस्टिस असम्बली ने कहा कि इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है, इलेक्शन लड़ना हर शहरी का बुनियादी हक है, कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं ये फैसला आवाम ने करना चाहिए। और जस्टिस असम्बली का ये भी कहना था कि आवाम के हकूक जो है मुतासर आ रहे हैं, एहतसाब जो है आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि बैलेट पेपर छप चुके, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, और सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को जो है कौमी असम्बली के हल्के से जो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। अच्छा अफजल, ये भी बताइएगा क्या PTI रहनुमा ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है? हाँ जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है PTI के जो रहनुमा है ताहिर सादिक,
उनके हवाले से भी जो है समाअत हुई। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उस पर जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और ताहिर सादिक को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 49 अटक उनसे जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ताहिर सादिक ने जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजू किया था। ताहम आज के दिन जब समाअत हुई जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में 3 ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद तफसीलात का। नाजरीन, आम इंतखाबात की बात हो रही है। 8 फरवरी को, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन है। जहां पर उम्मीदवारों की बात होती है वहां पर हम खवातीन उम्मीदवारों को भी नहीं भूल सकते। पीपल्स पार्टी ने PS 102 से अकबर फातिमा को टिकट जारी किया है। अकबर फातिमा का कहना है कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होकर नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहेंगी। नुमाइंदा कैसर अब्बास उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयदा अकरबा फातिमा है जो PS 102 से उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। यंग खून है, बिल्कुल इनके बारे में जानेंगे, इनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, इनसे बात करेंगे। बताएं जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली 3rd जनरेशन हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मेरी नानी ने जो लाड़काना से आगाज़ किया था इस सियासी सफ़र का भुट्टो साहब के साथ, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ। फिर मेरी वालदा ने ये सफ़र तय किया। आधा हिस्सा मेरी वालदा ने सियासत का अपना लाड़काना में किया, फिर वो शादी के बाद कराची में आ गई तो उनकी सियासत का आगाज़ फिर कराची में भी रहा। उसके बाद अभी मेरी वालदा KMC की मेंबर भी हैं, कराची की ओहदे कारकुन भी है सीनियर पीपल्स पार्टी की, और अब ये उन्होंने कलम बीबी शहीद का मेरे हाथ में दिया। और मैं पार्टी की बड़ी मशकूर हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझ पर यकीन किया और 26 साल की उम्र में उन्होंने मुझे हल्के की सियासत का ये रिवॉर्ड दिया, टिकट दी, और उन्होंने मुझ पर यकीन किया, इत्मीनान किया कि मैं इलेक्शन हल्के की सियासत कर सकती हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आज जो यहाँ पर मेरे भाइयों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है, ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि जब एक बहन अपने घर से बाहर निकलती तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ तमाम बहनों की, तमाम ख़वातीन की ताकत होती है। ये एक वो भी मैसेज है कि जब बीबी शहीद अपने वतन आई थी तो बड़ी कम उम्री में उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, तो सब ने कहा था उनके मुखालफिन ने कि कमज़ोर हैं, छोटी हैं, डर जाएंगी, नहीं कर पाएंगी। लेकिन हमने देखा कि अपनी बहनों की ताकत से, अपने भाइयों की ताकत से, अपने बड़ों की ताकत से बीबी शहीद इस मुल्क की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। तो मैं समझती हूँ अगर एक खातून चाहे तो अपने घर को संभालने के साथ साथ अपने हल्के को भी संभाल सकती है। अच्छा, देखा जाए 15 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, कैसे आवाम के मसाइल हल करेंगी? मसाइल तो जूँ के तू हैं, आप क्या उम्मीदें लेकर? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने हमेशा से सिंध की खिदमत की है, लेकिन कराची में हमारा स्टेक हमेशा से बहुत कम रहा। माजी में हमारे कराची से 14 MNAs जो थे वो PTI के थे और जो MPs थे वो MKM और PTI के थे। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशन और जुडिक्शन थी जिसमें हमें जो काम और खिदमत करने में मुश्किलात का सामना था। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में कराची में डिलीवर किया। लेकिन इस बार आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शंस में 15 जनवरी को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी आई है उभर कर दोबारा कराची में, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जनरल इलेक्शन में भी कराची से उभर कर आने वाली पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। अच्छा, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ किस तरीके से आपका साथ दे रहा है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब ने एक नए नारे के साथ इलेक्शन में उतरे हैं, वो है वोट नई सोच को। तो नई सोच है ये कि नौजवान आगे आए। तो अभी हम आप देख रहे बड़े और सीनियर्स आ चुके हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा उन चीज़ों का है। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह नौजवान क़यादत जब आएगी तो ही नौजवानों के मसाइल हल हो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखा आपने कि बिल्कुल पुरुम्मीद नज़र आती हैं अकरबा फातिमा। देखते हैं इलेक्शन में क्या नताइज हासिल करेंगी। अरीबा, बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे नौजवान ख़वातीन जब मैदान में उतरती हैं और इसी तरीके से बड़ा कॉन्फिडेंस था अकरबा के पास भी, और जिस तरह से वो बात कर रही थी कि भाई नौजवान नस्ल को अगर मौका दिया जाएगा तो वो आगे आके भरपूर अपनी जो है ताकत का मुजाहरा करते हुए दिखाई देंगे और आवाम के मसाइल हल करेंगे। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ हलकों और उनसे जुड़े मसाइल की निशानदही करने की कोशिश की है, साथ साथ उम्मीदवारों का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाया है, और साथ साथ सियासी सितारों की किस्मत के हाल और आम इंतखाबात से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी बात करने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसा ही अरीबा, और जिस तरह से हमें सियासी पहलुओं की बात करें या हम सितारों का हाल बात करें तो उसमें भी हमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि जो 2024 है वो आने वाला साल जो है वो खुशहाली तो लाए, साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जितनी गुर्बत और महंगाई से आवाम जो है वो गुजर रही है वो कम हो सके, क्योंकि हम भी दुआ गो हैं कि जिस तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं उन पर जो है वो हमारे हुक्मरान जो हैं पूरा उतरें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल दोबारा हम इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी को एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रंगे बात।